वाउचर्स में कॉन्ट्रा रिसीट और पेमेंट करा दिए थे, सबको क्लियर है? ठीक है। कॉन्ट्रा में बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक। ठीक है, यही 3 एंट्री होती है, चौथी एंट्री नहीं होती है। पेमेंट में जो भी हम पे करते हैं, पेमेंट में एंट्री करेंगे। जो भी किसी को भी पेमेंट करते हैं, पैसे हमारे पास से जा रहा है तो हम पेमेंट करेंगे। चाहे किसी को भी, बस का किराया पे करते हो, पार्टी को पे करते हो, टैक्सेस पे करते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हो, बैंक चार्जेस काटती है, ये सारे पेमेंट वाउचर में आएगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर में हमारा कैश या बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, पैसे हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, और पैसे अगर कहीं से भी आ रहा है हमारे पास तो दैट मीन एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन रिसीट वाउचर। वो रिसीट वाउचर में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट में कहीं से भी पैसे आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे रही है वो रिसीट में एंट्री करेंगे, रेंट आ रहा है वो रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे, पार्टी हमें पैसे दे रही है वो भी रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, पैसे हमारे अकाउंट में कोई भी ट्रांसफर कर रहा है, किसी भी शक्ल में आ रहा है पैसे, चाहे कैश में आए या चेक से आए या अकाउंट में आए ट्रांसफर हो, ये सारे एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? रिसीट वाउचर में। रिसीट वाउचर में हमारा कैश और बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री करती है। तुम पेमेंट में एंट्री करते हो तो जो तुम्हें पेमेंट कर रहा है वो रिसीट में एंट्री करेगा। ठीक है, और तुम रिसीट में एंट्री कर रहे हो तो जो तुम्हें पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेगा। जस्ट ऑपोजिट एंट्री। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब नेक्स्ट वाउचर है जर्नल। जर्नल वाउचर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जर्नल एक्सएमएल जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन non-cash transactions नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का कोई लेन देन ना हो। पहला वाउचर है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कैश का कोई लेन देन ना हो। ठीक है, वो और एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल वाउचर में, आर रिकॉर्डेड इन जनरल वाउचर। नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गए जैसे डेबिट, डेप्रिसिएशन, जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, हमारे एसेट्स की हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, जितने सारे एसेट्स हैं। और एसेट्स की वैल्यू जो है या तो घटती है या बढ़ती है, एक जैसा नहीं रहता है। अगर सपोज कर लो कि कंप्यूटर आज कोई खरीद के लिया 30,000 रुपए का, 30,000 की हम एंट्री कर दिए, बैलेंस शीट में वो 30,000 शो करेगा, 30,000 का कंप्यूटर हमारे पास है। ठीक है, अब 1 साल बाद उसकी वैल्यू 30,000 नहीं रहेगी, या 2 साल बाद, 5 साल बाद 30,000 नहीं रहेगी। तो हर एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो वैल्यू घटती है वो हर साल हम लगाते हैं। डेप्रिसिएशन का एक लेजर बनाना, डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया गया है, अंडर द ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन का क्लियर बनाएंगे और जितने सारे एसेट्स है सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। अगर डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे तो आज जो हमने कंप्यूटर 30,000 का खरीदा है वो 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 30,000 ही शो करेगा, 30,000। और 10 साल बाद कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो या जैसे आज कार खरीद के लाया कंपनी के, इससे कार खरीद के लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, अब 2 साल बाद या 5 साल बाद उस कार की कीमत 5 लाख रुपए नहीं होगी, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू उतनी ही शो करेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो हटेगा कैसे? ठीक है, तो इसीलिए जो है हर साल हम एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लेगा, तो जितने सारे एसेट्स हैं उस पे 31 मार्च को हम लगाते हैं, सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब या तो एक एक करके सारे एसेट्स का लगाओ या एक ही साथ सारे एसेट्स का लगा सकते हो, एक ही एंट्री कर सकते हो। सारे एसेट्स का मैंने कर दिया, डेप्रिसिएशन एक साथ 14,000 कर दिए। कंप्यूटर में 5,000 डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ एसेट है लेकिन क्रेडिट हो रहा है। एसेट हालांकि डेबिट होता है लेकिन यहाँ क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि एसेट की वैल्यू घट रही है, इतनी वैल्यू जो है एसेट की कम हो गई। अब 30,000 में हमारा कंप्यूटर बैलेंस शीट शो कर रहा है, जैसे ही हमने 5,000 का क्रेडिट लगाया डेप्रिसिएशन, अब कंप्यूटर की वैल्यू बैलेंस शीट में 25,000 शो करेगा, 25,000। तो हर साल इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और एसेट्स की वैल्यू घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि नील हो जाएगा और एक टाइम हमारा एसेट बेकार भी हो जाता है, चाहे जितना भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो। ठीक है, कंप्यूटर हुआ या फर्नीचर्स हुए या कार हुआ, एसी है, इसकी लाइफ कितनी होती है? 8 साल, 10 साल, 15 साल। तो उसी अकॉर्डिंगली हम 15 से 20% हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू क्या है। डेप्रिसिएशन लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा वैल्यू नील हो जाएगा और उस टाइम तक हमारा एसेट भी कबाड़ हो चुका होता है, यूजलेस हो चुका है। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम जनरल वाउचर में लगाते हैं। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा ना, सिर्फ वैल्यू हम घटा रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ती भी है, जैसे बिल्डिंग है, जमीन ज्यादा था तो उनकी वैल्यू तो बढ़ती है, तो उस कंडीशन में हम एप्रिसिएशन लगाते हैं। एप्रिसिएशन फिर इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में डालेंगे और वो हमारा एप्रिसिएशन लगाओगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा और एसेट की वैल्यू डेबिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आज के डेट में कंपनी ने 5 लाख में कोई जमीन खरीदा, 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हर साल हम उसमें एप्रिसिएशन लगाते फिर वो वैल्यू मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एक एंट्री तो ये हुई, इसको हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरी एंट्री होती है जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। अब सपोज कर लो कि पार्टी को तुम्हें पैसे देने थे, नहीं दे पाए। ठीक है, 31 मार्च तक नहीं दे पाए, 31 मार्च से पहले दे दिए तो एक्सपेंस हो गया, 31 मार्च तक नहीं दे पाए तो वो लायबिलिटी हो गई। अब ठीक है, सैलरी नहीं दे पाए तो सैलरी डेबिट हम सैलरी को करेंगे। जैसे सपोज करो मार्च की सैलरी 31 मार्च तक हम एम्प्लॉइज को नहीं दे पाए तो सैलरी तो डेबिट करेंगे हम 8,500 जितनी भी सैलरी है, और क्रेडिट होगा हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लेजर बनाना। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये अंडर करंट लायबिलिटी जाएगा, ये ग्रुप होगी करंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी हो गई अब। ठीक है, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी क्या? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सर बताइएगा दोबारा क्या? सैलरी अगर सपोज कर लो कि मार्च की सैलरी हम पे नहीं कर पाए 31 मार्च तक, तो 31 मार्च में ये एंट्री करनी होगी, ये लायबिलिटी हो गई। सैलरी को डेबिट करेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लेजर बनाएंगे। ये कौन से ग्रुप में जाएगा? करंट लायबिलिटी, क्योंकि जब लायबिलिटी हो गई, सैलरी पे नहीं की तो लायबिलिटी हो गई। तो सैलरी को डेबिट करेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर देंगे। अब ये बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग शो करेगा लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में शो करेगा। दैट मींस ये सैलरी हमारा बकाया है, पे नहीं किया हमने, हमारी लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, दूसरी है जैसे सपोज कर लो पार्टी को पे करना था, केसिंग एंड कंपनी, अगर 31 मार्च तक हम पे नहीं कर पाए तो फिर हम इसमें एंट्री करेंगे, किसमें? जनरल वाउचर में। ये हमारी लायबिलिटी हो गई। बिल्स पेएबल या बिल्स आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लेजर बनाना,
ये भी हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो पार्टी को हम डेबिट करेंगे और बिल्स पेएबल क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, करंट लायबिलिटी। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो 31 मार्च तक जो भी पेमेंट हम नहीं कर पाए वो हमारी लायबिलिटी हो गई। 31 मार्च से पहले पहले जो कर दिए वो तो एक्सपेंसेस है, ठीक है, और अगर नहीं पे कर पाए हम तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी हो गई तो जनरल वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे और पार्टी को डेबिट कर देंगे जो बिल्स पे करने हैं। रेंट पे नहीं कर पाए, टैक्स पे नहीं कर पाए, या जो भी चीज पे नहीं कर पाए, टैक्स पे नहीं कर पाए, तो उसी तरीके से टैक्स को डेबिट करेंगे और टैक्स पेबल एक नाम से बनाएंगे, उसको हम करंट लायबिलिटी के अंडर में डालेंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये होगा कि हमें पे करना था, हम पे नहीं कर पाए। एक ये भी होता है कि हमारे पास पैसे आने थे वो भी नहीं आ पाए 31 मार्च तक, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो भी जनरल वाउचर में एंट्री होगी, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। एनीवन? बिल्स रिसीवेबल होगा, और क्रेडिट क्या होगा, पार्टी को कर देंगे। ये हमारा करंट एसेट के अंदर में जाएगा। हमें देना था, पार्टी हमें 31 मार्च तक नहीं दिया, ठीक है। हमारा जो सन्ड्री डेटर है उसने हमें 31 मार्च तक पे नहीं किया, तो बिल्स रिसीवेबल के नाम से लेजर बनाएंगे। और ये कौन से ग्रुप में जाएगा, करंट एसेट के अंदर जाएगा। इसको डेबिट करेंगे, पार्टी को क्रेडिट कर देगा। अब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिस्प्ले करेंगे, शो करेगा कि पैसे हमारे पास आना था। जैसे कोई स्टूडेंट जो है मार्च की फीस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं हर साल 8-10 स्टूडेंट होते हैं जो मार्च की फीस 31 मार्च तक नहीं पे कर पाते, तो हम जनरल में एंट्री करते हैं ऐसी फीस रिसीवेबल करके लेजर बनता है। फीस रिसीवेबल यानी फीस आनी थी, वो करंट लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी नहीं, हमारे लिए एसेट है, वो करंट एसेट में हम डालते हैं। ठीक है, करंट एसेट में डालते हैं फीस रिसीवेबल को, और फीस को क्रेडिट करते हैं और फीस रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं एसेट साइड में। और जब पे किया उसने फिर एंट्री रिसीव वाउचर में करते हैं, इसी तरह एंट्री होगी। अब ये जिस दिन पे कर देगा, 1 अप्रैल को ही पे कर दिया वो नेक्स्ट ईयर हो गया, और 1 अप्रैल को अगर पे किया तो बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कैश में पे किया तो कैश डेबिट हो जाएगा, चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे जो भी आने हमारे पास वो इसी तरीके से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे रेंट आना है, बिल्स आने हैं, पार्टी ने नहीं दिया पे पैसे 31 मार्च तक, ये सारा हिसाब किताब होता है 31 मार्च को। ये सारी एंट्रीज हम जनरल वाउचर में करते हैं। क्लियर, जनरल वाउचर सबका? ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आ गया समझ में सबको? और कोई एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है? नेक्स्ट है सेल्स वाउचर, सेल्स एफए, सेल्स ट्रांजैक्शन are recorded in sales वाउचर। जो भी हम सेल करेंगे, सेल्स अकाउंट always credited जो भी हम सेल करते हैं उनकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सेल्स वाउचर में। सेल्स अकाउंट, सेल्स वाउचर में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, सेल करते हो तो पैसे आएगा, पैसे आएगा ना। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा ऑलवेज। तो हम एंट्री करेंगे कोई भी चीज, जैसे कंप्यूटर सेल की है तो कंप्यूटर सेल के नाम से एक लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर सेल वो उसको 25,000 का सेल किए। डेबिट किसको करेंगे, अगर कैश में पे किया तो कैश डेबिट होगा,
सेल किए तो पैसे आएगा ना, ठीक है। पैसे आ रहा, कैश में आ रहा तो कैश डेबिट होगा, चेक से आ रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर क्रेडिट किए सॉफ्टवेयर सेल, कोई सॉफ्टवेयर हमने सेल किया 15,000 में, डेबिट कौन होगा? बैंक अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और अगर पार्टी ने पैसे नहीं दिए, उधार में, सेल तो कर ली हमने लेकिन उधार में चलता है, तो क्रेडिट कौन होगा? डेबिट कौन होगा? पार्टी। केसिंग कंपनी, ये डेटर हो गया ना हमारा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश में हमारे उसने पे किया, हमें कैश में पैसे दिए तो कैश डेबिट करेंगे, चेक से पैसे दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और उधार में अगर पैसे उस टाइम नहीं दिए, उधार में चलता है बिजनेस, तो उस टाइम पार्टी को हम डेबिट कर देंगे। अब जिस दिन पार्टी हमें पैसे देगा उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? कौन से वाउचर में? पार्टी पैसे तो देगा ना, पेमेंट में करोगे, जनरल में करेंगे। जनरल में क्यों करेंगे? पार्टी हमें फर्नीचर हमने सेल किया 8,000 का, पैसे नहीं दिए पार्टी ने, उधार में सेल किया, ठीक है। 1 महीने बाद पार्टी ने हमें पैसे दे दिए, तब एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर में करेंगे। इतना सोचते हो, पैसे आ रहा है कहीं से भी तो रिसीट वाउचर में एंट्री होगी। पार्टी हमें पैसे दे रहा है तो कहाँ करेंगे एंट्री? रिसीट वाउचर में करेंगे। जनरल में कैसे करेंगे? जनरल में तो उधार वाला चलता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन चलता है, तो जिस दिन पार्टी पेमेंट करेगा उस दिन हम रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। रिसीट में आप पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, या पार्टी डेबिट है, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, डेबिट कौन होगा? कैश या बैंक अकाउंट होगा ना। कैश में दे रहा तो कैश डेबिट होगा, चेक से दे रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर? ये सेल्स वाउचर, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और कैश या बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि हम सेल करेंगे तो पैसे आएगा, पैसे आएगा तो डेबिट होगा, कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑर्डर। परचेज F9। सेल्स की जस्ट ऑपोजिट एंट्री है परचेज। वहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था या परचेज अकाउंट डेबिट होगा? परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, हर हालत में डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट सेल्स अकाउंट। परचेज किए हैं तो क्रेडिट क्या होगा? कैश। सामान खरीदो तो पैसे दोगे ना? यस सर। तो पैसे तुम्हारा क्रेडिट होगा। कैश में अगर उस टाइम कैश पे किए तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? जितना अमाउंट का परचेज किया हमने, ठीक है। और जो भी परचेज किए, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, चलो मोबाइल परचेज किए तो मोबाइल परचेज के नाम से लेजर बनेंगे, परचेज अकाउंट में डालना, परचेज ऑर्डर डेबिट हो गया। क्रेडिट अगर चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर सॉफ्टवेयर परचेज किए तो सॉफ्टवेयर परचेज
अगर उधार में परचेज किया परचेज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन परचेज वाउचर। जो भी परचेज करेंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे किसमें? परचेज वाउचर में। ठीक है। और परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड इन परचेज वाउचर। हमेशा ये चीज याद रखना, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? अगर कैश में परचेज किए उसी टाइम कैश पे कर दिए। परचेज करेंगे तो पैसे देंगे ना, पैसे अगर कैश के शक्ल में दिए तो कैश को क्रेडिट करेंगे, चेक से दिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर उस टाइम हमने पैसे नहीं दिए, पार्टी से उधार में खरीदा, तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे। अब जब पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे? जब पे करेंगे पार्टी को पेमेंट में, जब पे करेंगे तो पेमेंट में ना, पैसे आ रहा तो रिसीट में करेंगे, पैसे जा रहा तो पेमेंट में करेंगे। जिस दिन हम पार्टी को पेमेंट करेंगे तो उस दिन एंट्री फिर कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर में करेंगे। पेमेंट में पार्टी यहाँ क्रेडिट हुआ तो पार्टी को डेबिट करेंगे, और कैश देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, चेक से देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? गॉट इट? ठीक है। 3 वाउचर मैंने बताया, जर्नल, सेल्स, परचेज। जर्नल में जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और एडजस्टमेंट एंट्री सारी हर 31 मार्च को जर्नल वाउचर में हमें करना पड़ता है। सारे एसेट्स के डेप्रिसिएशन लगाने पड़ते हैं, और जितने भी बाकी बकाया है, उधार बाकी, वो सारा हिसाब किताब 31 मार्च को होता है। वो हम 31 मार्च को जनरल वाउचर में करते हैं। जो हमें पे करने थे हमने पे नहीं कर पाया, या हमें आने थे पैसे नहीं आए, वो सारे जनरल में करेंगे। सेल्स में जो है जितने सारे सेल हम करते हैं सेल्स वाउचर में करेंगे। ठीक है। कैश सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर पैसे नहीं दिए, उधार में बेचा है, तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे। और परचेज जितने सारे सामान हम खरीदते हैं उसकी एंट्री परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तुम सेल करते हो तो ऑपोजिट पार्टी वो परचेज करती है, वो परचेज में एंट्री करेगा और तुम सेल में एंट्री। तुम अगर परचेज की एंट्री कर रहे हो तो जो सेल कर रहा है वो सेल्स की एंट्री करेगा। जस्ट ऑपोजिट एंट्री है। ठीक है। क्लियर?